नमस्कार आप सभी को यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि बहुत लेट हो गया आज करने में, 2 बजने वाला है रात का। बट यही तो बात है कमिटमेंट की, कहा है तो करूँगा ज़रूर। दिस इज़ व्हाट आई एम। तो शुरू करते हैं। आज हमारा इकोनॉमी का डे 3 है। तो आज हम लोगों ने 2023 का पेपर देखा है, 2022 का देखा है। आज हम लोग 2021 का पेपर देखने वाले हैं, इकोनॉमी सेक्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, the governor of the Reserve Bank of India is appointed by the central government. पहला option. Then certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions. Governor RBI draws his power from the RBI Act. ठीक है, देखो हमको ये पता है कि गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 3 है सब में। ठीक है, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो बेसिकली क्या है ना, आंसर पता चल जाएंगे, लेकिन आंसर में देखना क्या होता है, हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है बार बार। जब हमारे सामने पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, तो किस चीज़ पे हमारा फोकस जाना चाहिए। वो जो ट्रिगर वर्ड्स होते हैं ना, इसको मैं कहता हूँ ट्रिगर वर्ड्स, डायरेक्टिव वर्ड्स, ट्रिगर वर्ड्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि आरबीआई एक्ट लिखा है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लिखा हुआ है, या बिजनेस रूल्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली, वहाँ से जो है क्वेश्चन बदल जाता है, वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं है ये। मतलब होता क्या है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है कोई चीज़, तो सरकार क्या करती है, आरबीआई को दिशा निर्देश दे सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं देती है, वो आरबीआई एक्ट के हिसाब से देती है 1934। तो ऑप्शन 2 इसका गलत हो जाएगा। अब देखो ब्यूटी ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस क्या रहता है, मैं हमेशा बताता हूँ कि कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कम से कम 10, जिसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट करोगे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 एलिमिनेट करोगे आंसर आ जाएगा फट से। आंसर है इसका ए। अब इसमें क्या है, आरबीआई गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 प्रकार के मेंबर होते हैं, एक होते हैं फुल टाइम मेंबर्स, एक होते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स, और उनका कैटेगरी भी रहता है। 2 प्रकार के मेंबर रहते हैं, एक होता है सिलेक्टेड मेंबर यानी अपॉइंटेड मेंबर्स, और एक होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, तो सिलेक्टेड में क्या होता है, आरबीआई गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और नॉमिनेटेड में क्या होते हैं, 10 डायरेक्टर्स होते हैं उसमें बेसिकली। ठीक है, तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखो यार ये क्वेश्चन है कैजुअल वर्कर्स के ऊपर, है ना। तो ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज। तो कैजुअल वर्कर होते क्या है, हम लोगों को सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि पेपर में देखते हैं ऐसे नए टर्म्स हमें नहीं समझ में आते हैं, तो मान लेते हैं हमें नहीं पता कैजुअल वर्कर क्या होता है। ठीक है, अगला देखो ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर द रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। तो ऑब्वियस है, सही लग रहा, तो 2 ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गया। द गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू द बैंक अकाउंट। हाँ, तो ये भी सही है, गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कर सकती है ना। तो तीसरा सही है और दूसरा सही है, 2 एंड 3 हो गया। तो ऑप्शन बी होना चाहिए या तो डी होना चाहिए। अब देखो क्या हुआ, ये पेपर है 2021 का, और 2020 के अराउंड एक नोटिफिकेशन आया था। क्या आया था, एक डेवलपमेंट चल रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जब कोरोना लगा हुआ था, ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कैजुअल वर्कर वो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं बेसिकली, जिनका जो एम्प्लॉयर से जो संबंध होता है वो कंटिन्यूअस संबंध नहीं होता है, एंड इट इज़ नॉट गवर्न्ड बाय फॉर्मल रूल्स बेसिकली। ठीक है, वो होते हैं कैजुअल वर्कर्स। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, देखो हमारा क्या रहता है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर व्यक्ति को व्हेन दे गेट रिटायर्ड उनको एक फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि दे कैन नॉट अर्न एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ, बट दे स्टिल नीड मनी फॉर देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ है। अब इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए क्या किया जाता है कि जो लोग 15,000 से कम कमाते हैं और किसी सैलरीड जॉब में हैं, तो सरकार उनके लिए एक योजना लेकर आई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, है ना। ईपीएफओ जो संस्था बनाई गई, इसीलिए बनाई गई। उसमें क्या रहता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं करीब 12% सैलरी का, बेसिक पे का। अगर डियरनेस अलाउंस मिलता है तो बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस दोनों मिला करके। ठीक है, अब उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है वो हिस्सा, जैसे कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है, कभी आप देखे होंगे, तो इकट्ठा उसको लंप सम पैसा मिलता है ढेर सारा। ठीक है,
एक वो हिस्सा होता है, उसके बाद एक और हिस्सा होता है कि रिटायर हो गया उसके बाद उसको पेंशन मिला करती है। तो ये 2 हिस्से होते हैं, यही 2 हिस्से इसमें भी होते हैं। एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड में एक हिस्सा जो होता है जो लंप सम में मिलता है, उसमें उसका जो वर्कर है उसका 12% बेसिक सैलरी का उसमें जाता है। लेकिन एम्प्लॉयर जो 12% कंट्रीब्यूट करता है उसको 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है। एक हिस्सा होता है 3.67% के आसपास कुछ होता है, वो लंप सम वाले में कंट्रीब्यूट किया जाता है और बाकी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज। तो बेसिकली ये जो है उस दौरान डेवलपमेंट हुआ था, एक करंट अफेयर का पोर्शन है बेसिकली ये, ठीक है। तो इसके आप तीनों ऑप्शन करेक्ट डी का। अब देखो ये वाला, इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोर लाइकली टू टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन में क्या होता है, मंदी का दौर वो दौर होता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही होती, यानी कि जीडीपी आपकी जो है गिर रही होती है। जीडीपी क्या होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वो डिक्रीज हो रही होती है। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए ऐसे मौकों पर। फॉर एग्जाम्पल जब कोरोना हुआ था तो सब लॉकडाउन लग गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी हाल्ट कर गई थी, तो इसी वजह से इंडिया की जो ग्रोथ थी वो नीचे गिर गई थी, निगेटिव चली गई थी। तो ऐसे मौकों पर क्या करती है सरकार, प्रयास करती है कि इकोनॉमी फिर से खड़ी हो जाए और स्ट्रेंथन हो जाए, मजबूत बन जाए, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है। इकोनॉमिक रिसेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सवाल पूछ रहा है। कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। टैक्स रेट कम कर देंगे तो लोगों के पास पैसा बचेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो लोग उधार नहीं ले पाएंगे, यानी मार्केट में पैसा नहीं जा पाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन इस समय जरूरत क्या है कि मार्केट में पैसा जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से शुरू हो। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, यही इसका आंसर है, बी आंसर है इसका, कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो हैं सरकार क्या करती है, नए नए प्रोजेक्ट शुरू करती है और लोगों को, फॉर एग्जांपल मनरेगा, उसमें कितना आप देखे होंगे कि मनरेगा में कितने लोग काम करते हैं, उसकी संख्या बहुत बढ़ गई थी उस दौरान। तो वो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स है, तो आंसर इसका भी है। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मैं और डिस्कस करना चाहूँगा। जब आप कभी पहला चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमी का तो उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं कई सारे। एक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जब शुरू में इकोनॉमिक थॉट डेवलप हुए थे तो क्या था, फ्री मार्केट कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था एडम स्मिथ का, ठीक है। एडम स्मिथ ने क्या इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया, उसने बोला कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो सपोर्टिव रोल है, ठीक है, मेन रोल नहीं है। तो गवर्नमेंट को मार्केट से दूर रहना चाहिए, ऐसा एडम स्मिथ ने बोला। तो उस कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं लिबरलिज्म बेसिकली, ठीक है। लिबरलिज्म में दिक्कत ये थी कि मान लीजिए लिबरलिज्म में दिक्कत ये है कि कोई पर्टिकुलर सर्विस अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और गवर्नमेंट भी इंटरवीन नहीं करेगी, तो जो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच है वो नहीं हो पा रही थी, वेलफेयर वाला अप्रोच नहीं हो पा रहा था, पहला प्रॉब्लम आ रहा था। और दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही तो मार्केट कई दफ़ा क्या होती है, स्क्यूड हो जाती है, एक तरफा हो जाती है, तो वो इरेगुलरिटी आ जा रही थी, तो वो समस्या आ रही थी, है ना। मान लीजिए कोई ऐसी परेशानी आ जाए जिसमें मार्केट डाउन हो जाए, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है, अब तुम्हारे देश में कुछ भी काम नहीं हो रहा होगा तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू हो जाएगा, इनइक्वालिटी का इश्यू, ये कैसे आप सॉल्व करोगे। इसका जवाब जो है लिबरलिज्म नहीं दे पा रहा था। उसके बाद क्या आया, नियो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। नियो लिबरलिज्म में जब आप पढ़ेंगे तो एक सज्जन, उनका नाम है मेनार्ड कीन्स। तो मेनार्ड कीन्स ने क्या किया कि जो कॉन्सेप्ट लिबरलिज्म ने दिया था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना, कि गवर्नमेंट को दूर रहना चाहिए, उसने वो कहा कि हाँ मार्केट से दूर रहना चाहिए। लेकिन उसने ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो सरकार को जो है स्टेप्स लेना चाहिए इकोनॉमी को फिर से खड़ी करने के लिए। उसने एक कॉन्सेप्ट, एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट बताया, उसको कहते हैं पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग बेसिकली ये होता है कि अगर इकोनॉमी खस्ता हाल चल रही है, पुअर डाउन ट्रेंड चल रही है, पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में स्टिमुलस दो, ठीक है। तो उसी स्टिमुलस का कॉन्सेप्ट यहाँ से रिलेट करता है। बेसिकली यूपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है, इंटर रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। जैसे स्टिमुलस इसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, कहीं और मेंशन करेगा। तो 2020 में क्या हुआ कि इंडिया की गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने करीब 20 लाख करोड़ रुपए का स्टिमुलस दिया था, 10% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो दैट इज रिलेटेड टू कम आउट ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन बेसिकली, ठीक है। तो आंसर 3 हो गया, 3 का बी। अब इसका देखते हैं। इसमें पहली चीज मैं ये बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, ये भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से है, ठीक है। एनसीईआरटी आप बुक पढ़ेंगे तो वहां से जो है आपको मिल जाएगा। ये कह रहा है कि मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज, मार्केट डिमांड कब इंक्रीज करेगी,
किस स्थिति में? प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, अगर किसी का सब्स्टिट्यूट प्राइस अगर इंक्रीज कर दोगे, फॉर एग्जांपल अब सब्स्टिट्यूट गुड वो होते हैं कि एक गुड को हटा करके दूसरे गुड को ले आओगे, मतलब तो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एक फेमस एग्जांपल है कोका कोला और पेप्सी। तो ये कह रहा है कि मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। अगर सोचो पेप्सी का प्राइस बढ़ा दोगे तो कोका कोला का प्राइस डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जाहिर सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो लोग बोलेंगे हम पेप्सी नहीं पियेंगे, हम कोका कोला पियेंगे। तो आंसर इसका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखो, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो होते हैं जो साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि चाय और बिस्कुट। वैसे चाय और बिस्कुट ज़्यादा नहीं चलता, तो कॉम्प्लीमेंट गुड्स में ऐसे समझो जो साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि फेमस एग्जांपल ये रहते हैं कि कार हो गई और पेट्रोल हो गया, है ना? ये जो चीज़ें जो है साथ में इस्तेमाल होते हैं। तो कह रहा है कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़नी चाहिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है? पर कॉम्प्लीमेंट गुड में ये होता है कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का भी प्राइस बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये दिक्कत है, तो ऑप्शन 2 इसका नहीं होना चाहिए। अब तुम ध्यान से देखो, 2 अगर नहीं होगा तो बी और डी एलिमिनेट हो गया, ठीक है? अब बचा क्या? 3 देखते हैं। द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। अगर इंफीरियर गुड वो होता है, देखो जनरली इंफीरियर गुड किसे कहते हैं? वो गुड इंफीरियर गुड होते हैं जिनमें प्राइस बढ़ती है तो उनका इस्तेमाल जो होता है वो घट जाता है, और प्राइस घटती है तो उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। उनको इंफीरियर गुड कहते हैं। इंफीरियर गुड की एक और कैटेगरी होती है, उसको कहते हैं ग्रिफिन गुड। ग्रिफिन गुड में क्या होता है? प्राइस बढ़ता है तो भी उसका इस्तेमाल बढ़ता है, तो ये उसमें एनोमली रहती है, ठीक है? तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 4 का। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है कि जो बैंकिंग है, बैंकिंग वाला टॉपिक है बेसिकली। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. They can issue equity shares and preference shares. They were brought under the purview of Banking Regulation Act 1946 through an amendment in 1966. देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। जो थर्ड ऑप्शन है वो स्टैटिक पोर्शन से लिया गया है। जो सेकंड ऑप्शन है जो रिसेंटली लाइक कंपैरेटिवली रीसेंट डेवलपमेंट है, ठीक है। देन जो पहला ऑप्शन है वो भी स्टैटिक पोर्शन से लिया गया है, बट ये चर्चा में रिसेंट में भी था। तो देखो जब इसकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, आरबीआई कुछ भी सर्च कीजिएगा, उसके बाद आरबीआई करके सर्च कीजिएगा, तो आरबीआई क्या किया है, स्क्रिप्ट उसको बोलते हैं, और आरबीआई ने बहुत सारा डेटा, बड़े बड़े आर्टिकल लिख के रखे हैं अपनी साइट पे, एक्सप्लेन किए हुए हैं चीज़ों को। उनमें जब आप पढ़ेंगे तो एक हिस्ट्री वाला आपको जो है मिलेगा पेज, जिसमें कोऑपरेटिव्स की हिस्ट्री मेंशन है। उस हिस्ट्री में क्या है उन्होंने बताया हुआ है कि 1966 में क्या किया गया, प्रोफेशनलिज्म का इश्यू जब आ रहा था कि अर्बन कोऑपरेटिव्स में प्रोफेशनलिज्म का इश्यू आ रहा था, बेसिकली इरेगुलरिटी आ रही थी, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इसकी सुपरवाइजरी कंट्रोल जो है वो आरबीआई को सौंप दी, और 1966 के एक्ट से सुपरविजन जो है इनको मिल गया आरबीआई को, ठीक है। और इसमें ये भी है, तो पहला इसका ऑप्शन गलत है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको सुपरवाइज नहीं करती बेसिकली, ठीक है। और थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट है कि they were brought under the purview of the Banking Regulation Act 1949 through the amendment in 1966. अब देखो ये स्टैटिक पोर्शन है जो आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, तो इसका 3 करेक्ट है, पहला गलत है। लेकिन बिना बुक से पढ़े कर हो सकता है क्या? अब देखो पहला तो पता होना चाहिए कि पहला गलत है कि आरबीआई जो है सुपरवाइज करती है, तो अगर पहला गलत है दे आर सुपर, तो देखो ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये होता है, दो क्वेश्चन हो गए जिनमें एक ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर आ गया। ये वाला देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर द इन्फ्लुएंस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब बॉन्ड यील्ड किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होती है? बेसिकली बॉन्ड यील्ड क्या होती है, जो इन्वेस्टर को जो रिटर्न प्राप्त होता है उसको बॉन्ड यील्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखो सरकार कोई एक बॉन्ड लेकर आई, मान लेते हैं 100 रुपये का बॉन्ड लेकर आई, और 5% पर एनम उसमें दे रही है इंटरेस्ट, 5 साल का बॉन्ड। तो इसमें होता ये है कि 5 साल तक सरकार 5% तक देती रहेगी,
और 5 साल के बाद जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो वापस कर देगी। ये होता है सिस्टम। अब बॉन्ड यील्ड कैसे इन्फ्लुएंस होती है? अगर यूनाइटेड स्टेट्स में एक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मान लो यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने इंटरेस्ट बढ़ा दिए और यहाँ से पैसा वहाँ चला गया, कैपिटल फ्लाइट हो गई, तो मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी। जब मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे जिसका रिटर्न ज़्यादा रहेगा। समझ रहे हैं? पर अगर गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है, जनरली क्या होता है, जो सॉवरेन नेशंस होते हैं वो बॉन्ड इशू करते हैं, तो वो इस हिसाब से करते हैं कि उनको कम पैसा देना पड़ता है रिलायबिलिटी के कारण। बट मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखो, एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत दफ़ा न्यूज़ में ऐसा आता है कि गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है रिजर्व बैंक से कि बॉन्ड यील्ड जो है गिर रही है, उसको जो है हेल्प करो, मतलब हमारी, है ना, रिस्टोर करने में। तो रिजर्व बैंक के जो एक्शंस रहते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना घटाना, अगर इंटरेस्ट रेट किसी और जगह लुक्रेटिव इंटरेस्ट रेट है तो लोग बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो ये कंट्रोल कहाँ से होता है? रिजर्व बैंक से। तो दूसरा भी सही है, पहला दूसरा सही हो गया। देखो, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। अब इन्फ्लेशन होता है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड यील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या करता है, आपके इफेक्टिव इंटरेस्ट को रिड्यूस कर देता है। मान लीजिए 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और इन्फ्लेशन 6% है, तो इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पा रहा आपका इंटरेस्ट, इसका मतलब ओवरऑल आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसका तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अब ये वाला देखते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि यूपीएससी क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स रहते हैं जिनको जो रिपीटेडली पूछता रहता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन्हीं में से एक टॉपिक है जिसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते किसको? बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसके ऊपर। पहला देखो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होता क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ये होते हैं कि जैसे हम इसको समझाने के लिए आपको रिलेट करवाएंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट से। ये क्या होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट? जब हम पैसा रेज कर रहे होते हैं ना, सोचो इंडिया की कोई कंपनी है जो 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 अपने बेसिकली यूके या यूएस से पैसा रेज कर रही है अपने आईपीओ का, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट लिस्ट नहीं कर सकते हो। लिस्टिंग के जो है प्रोसीजर रहते हैं, वहाँ पर किसी दूसरी कंपनी से टाई अप करना पड़ता है और वो जो है लिस्ट करता है। तो इस वजह से उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहा जाता है। अब इसी के जैसा रहता है ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। इसमें क्या रहता है, हम मार्केट फॉरेन से जो है पैसा उठाते हैं, लेकिन जो हम बॉन्ड देते हैं उनको, कि हम जो बॉन्ड देने के बदले में पैसा मिल रहा है, उसका जो है टाइप रहता है कि उसमें क्या रहता है कि जो इन्वेस्टर है उसको दो चीज़ें रहती हैं। इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको क्या चाहिए? फ़ायदा चाहिए। फ़ायदा दो प्रकार से होता है। पहला फ़ायदा होता है कंटिन्यूअसली उसको रिटर्न मिलता रहे। जब रिटर्न मिल रहा है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, डेप्ट सर्विसिंग करते हैं, डेप्ट देते रहते हैं, है ना। लेकिन उसमें एक और ये भी रहता है, सोचो अगर इनके पास पैसा ना रहे तो ये लोग क्या करते हैं कि जो इन्होंने बॉन्ड इशू किया है उसको स्टॉक में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये जो फैसिलिटी रहती है, यानी बेसिकली एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनमें दोनों के फीचर होते हैं। इक्विटी फीचर भी होता है और डेप्ट फीचर भी होता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से ये एफडीआई का हिस्सा है। तो पहला सही। अब देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ये लगा कि हम आपको कैसे समझाएंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, बेसिकली देखो, हम जब पढ़ते हैं ना तो हम एक और शब्द पढ़ते हैं, उस शब्द को कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो, तीन शब्द होते हैं, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब मुझे लगा कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो, होता ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होता है कि जब कोई कंपनी ने आपके यहाँ पर आकर के पैसा लगा दिया है और वो पैसा उठाकर लेकर नहीं जाएगी, वो पैसा यहीं लगा रहेगा और इससे बस वो फ़ायदा उठाएगी। बेसिकली ग्रोथ होगी। सोचो यहाँ की किसी सब्सिडियरी में इन्वेस्ट कर दिया है ना, वो पैसा निकाल के नहीं ले जाएगी आसानी से, उसको कहते हैं एफडीआई। ये सिंपल टर्म्स में है ना, लॉजिकली टेक्निकली क्या है आपको समझना पड़ेगा। तो उसमें दूसरी कैटेगरी ये रहती है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो लोग ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करते हैं। वो किसी कंपनी में परमानेंटली नहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं कि बस 10 साल के लिए 20 साल के लिए कर दिया है। वो देखते हैं कि हमें इंटरेस्ट कहाँ मिल रहा है और
कितने समय में हम जब चाहेंगे तब निकाल लेंगे, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रहता है। उसी का एक सब पार्ट रहता है, एफपीआई का सबसेट होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या आता है, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि पेंशन फंड, जैसे कि हेज फंड, ये सब जो होते हैं ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर जनरली क्या रहता है, एफआईआई जो होते हैं वो एफडीआई नहीं होते हैं, बट इसमें एक लाइन लिखी हुई थी विद सर्टेन कंडीशंस। इस वजह से ये जो है मुमकिन है कि ये आंसर में आ जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये जो है एफडीआई का हिस्सा है। अब देखो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी, एज सच मुझे ऐसा नहीं समझ में आ रहा था। इन्होंने क्या कही, इन्होंने एक बात लिखी हुई है कहीं पर, वो ये लिखी हुई है कि अगर एनआरआई ने वो पैसा इन्वेस्ट किया है जो रिपेट्रिएबल है तो उसको एफडीआई मानेंगे, जो रिपेट्रिएबल इन्वेस्टमेंट नहीं तो उसको एफडीआई नहीं मानेंगे। तो इसमें मुझे कन्फ्यूजन ये हुई कि अगर वो रिपेट्रिएबल है तो उसको एफडीआई क्यों मान रहे हो, वो जब चाहेगा ले लेगा, रिपेट्रिएट कर लेगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग इसकी ये है कि अगर वो रिपेट्रिएबल नहीं है तो उसको माना ये जाता है कि वो सोचो कि वो यहीं पे रह रहा है, भारत में ही रह रहा है और उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको रिपेट्रिएट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं ले जाने की, समझ रहे हैं? तो उसको डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहेंगे, उसको एफडीआई नहीं कहेंगे। तो ये इसमें लॉजिक है। और बाकी नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट एनआरआई, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका जो ग्रे एरिया है वो ये है कि एनआरआई से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और वो पूछे जाते हैं। क्योंकि एनआरआई डाल देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को उतनी क्लैरिटी नहीं होती और बुक्स में भी बहुत साफ साफ नहीं लिखा रहता है, ढूंढना पड़ता है इसको। तो एनआरआई इसका ग्रे एरिया है, अगर आपको तैयार करना है तो इसको तैयार कर लीजिए। अभी इसमें देखो, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली इम्प्रूव्स द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। देखो डिवैल्यूएट जब होती करेंसी, चाइना करता रहता है, चाइना ने किया है, तो अब आपको ये बताना है कि क्या इंडिया ने करेंसी डिवैल्यूएशन करी है, तो कब करी है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, बट इंक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन वैल्यू तो डिक्रीज हो जाएगी ना। इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस, ये भी गलत है, इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस तब हो सकता है जब तुम्हारा एक्सपोर्ट होगा। मान लो तुम्हारा एक्सपोर्ट ही नहीं होगा और तुमने डिवैल्यूएट कर दिया तो क्या फायदा, नहीं कोई फायदा। तो ऑप्शन इसका A1 करेक्ट है, ए सही है। अब देखो इसमें कह रहा है कि ब्लैक मनी जो रहता है उसका वाई इट इज कॉज ऑफ वरी, इट इज कॉज ऑफ वरी बिकॉज जो ब्लैक मनी होता है वो सरकार के सिस्टम से बाहर होता है। सरकार के सिस्टम से बाहर होने का मतलब ये होता है कि सरकार का रेवेन्यू लॉस होता है, उस पर टैक्स नहीं लगा सकती है, यही इसका मेन रीजन है। तो इसका आंसर डी है इसका, ठीक है। एक्सचेकर का लॉस होता है बेसिकली। अब देखो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स, जब आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो आपके मन में वो वाला कॉन्सेप्ट जरूर आ जाना चाहिए, वो पिक्चर जरूर बननी चाहिए। कौन सी, जर्मनी वाली। जर्मनी में एक दौरान ऐसा हुआ था कि लोग बोरा बोरा भर के पैसा लेकर जा रहे थे ब्रेड खरीदने के लिए, क्यों, उनके पास बहुत सारा पैसा था। ऐसी स्थिति कब आती है, जब आप क्या करते हैं, नया पैसा प्रिंट करते हैं, है ना, अपने दैनिक कार्यों के लिए, बजट डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए जब आप पैसा प्रिंट करने लगते हैं तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है बेसिकली, ठीक। तो इसका आंसर डी, आसान क्वेश्चन था ये वाला। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मनी मल्टीप्लायर, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी में है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब बताया बढ़िया से। इसमें ये उन्होंने बताया है कि जो मनी मल्टीप्लायर होता है, बैंक के पास जो पैसा जमा होता है उस जमा पैसा से बैंक डिस्ट्रीब्यूट करती है पैसा, लोगों को लोन देती है। तो बेसिकली ये 1/r के जो है प्रोपोर्शन में रहता है, बेसिकली मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट ऐसा रहता है। इसका आंसर सी है। अब ये देखो कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें जब ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं जिसमें 5-6 ऑप्शन होते हैं तो मेरा तरीका ये रहता है कि एक ऑप्शन ऐसा ढूंढो जो गलत कर दे। जब एक ऑप्शन गलत होता है तो ऑप्शन जो है मतलब कट डाउन हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसमें मैंने देखा कि इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, ठीक है। तो चलो इसमें दूसरा देख लेते हैं, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग पैसा नहीं ले पाएंगे, लोन नहीं ले पाएंगे। तो लोन नहीं ले पाएंगे इसका मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो क्रिएट नहीं हो रहा है, इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है।
तो 5 जहाँ पर वो गलत है सीधा, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, सीधा ही आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? मैं बताता हूँ कि बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 8-10 तो आते ही हैं जिसमें एक ऑप्शन हटाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा कि करंट अफेयर्स इकोनॉमी का यूजफुल है, पूछा जाता है। बेसिकली क्या हुआ उस दौरान, एक गिल्ट अकाउंट करके सरकार एक फैसिलिटी लेकर आई थी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स, देखो हम तुम्हें बताते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। ओवरऑल ऊपर से देखो, सरकार ये चाहती है कि सरकार को पैसा मिल जाए सस्ते में, जो लोन है वो कम इंटरेस्ट में लोन मिल जाए। ऐसा कब हो सकता है? जब भारत के लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। जब शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो कंपनियों के पास पैसा रहेगा, उनको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग नहीं करनी पड़ेगी, है ना? समझ रहे हैं? तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं डीपनिंग द बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट को डीप करना, जिसमें ताकि हर कोई अगर इन्वेस्ट करेगा तो जो है बढ़ेगा इससे, है ना? ओवरऑल तो एक डेटा ऐसा बोलता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं नियर अबाउट 17,000 करोड़ रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। मतलब डेली इंक्रीज हो रहा, 50-60 हज़ार करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए जो है एक साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये रिसेंट का डेटा है। अब देखो ये डीमैट अकाउंट जो है कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स, तो ये उसी दौरान आया था, तो इसका ऑप्शन 1 जो है सही है। उसको गिल्ट एज अकाउंट ऐसे करके कुछ बोलते हैं। अब देखो निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इस वाले से ये पता चलता है कि हमको अपना जो है बुक क्यों पढ़नी चाहिए, कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना एनडीएस ओएस वाला, एनडीएस ओएम वाला, ये कॉन्सेप्ट जो है बुक में दिए हुए हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक का प्लेटफॉर्म है। 2 आंसर इसका करेक्ट है, 1 और 2 हो गया। अब जब 2 पता चल गए तो ऑप्शन तो इसका बी है। और मान लेते हैं हमको 3 नहीं पता है, तो इसमें क्या है, सीडीएसएल जो है वो कई सारी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके साथ जो है कोलैबोरेट करके इसको जो है लिस्ट किया गया था। ठीक है, तो इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें एसबीआई वगैरह बाकी और बैंकों ने जो है मिल करके इसको उनका जो इसमें स्टेक था, तो 3 इसका गलत है। अब एक क्वेश्चन ये बच रहा है। अब देखो इसमें मैंने ये सब चीज़ें लिखी हुई क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं। ये बॉडीज़ इनके बारे में पढ़िए, कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर पूछा जाता है। आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, सिडबी, डीआईसीजीसी, एनपीसीआई, एफसीआई, एफएसआई, एलआईसी, पीएफआरडी, एपीएफओ। अब जैसे डीआईसीजीसी इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमेशा पूछा जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि डीआईसीजीसी जो है फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की। आरबीआई की और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो फुल्ली ओन्ड हैं? वो एक है मुद्रण वाली जो नोट मुद्रण की जो संस्था है, एक बॉडी है, उसका नाम बड़ा सा नाम है, बस मैंने वर्ड याद रखा है कि मुद्रण से रिलेटेड जो संस्था है वो आरबीआई के द्वारा फुल्ली ओन्ड है। देन रिसेंटली बेंगलुरु में आरबीआईएच करके इनोवेशन हब जो है आरबीआई ने बनाया, वो भी इनके द्वारा फुल्ली ओन्ड है। ऐसे करके कुछ और पोर्टल्स हैं जो जब आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, मतलब पता करने की कोशिश करेंगे, एक रेबिट नाम का पोर्टल है, वो भी जो आरबीआई का फुल्ली ओन्ड है। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तो आपको हेल्प मिलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन होता है इन द एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसको पढ़ते हैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन किसके लिए, किसको लेंड कर रहा है, किसके लिए ये लास्ट रिजॉर्ट है? तो ये लास्ट रिजॉर्ट है कॉमर्शियल बैंक्स के लिए। कॉमर्शियल बैंक्स को जब पैसा नहीं, उनके देखो होता क्या है, जितना कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा है वो उससे ज़्यादा उसको लोन पे घुमाते रहते हैं ये लोग। हम लोगों ने मल्टीप्लायर ऊपर पढ़ा था ना, उसमें होता ये है कि जितना उनके पास पैसा सेव है, उनके पास है, उससे ज़्यादा वो पैसा जो है लोगों को बांट पाते हैं। कैसे बांट पाते हैं? क्योंकि मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट प्ले करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लिक्विडिटी रन ऑफ हो जाती है, मतलब लोग अचानक से सारे लोग पैसा निकालने लगते हैं तो बैंक की हालत ख़राब हो जाती है। इसको कहते हैं लिक्विडिटी क्रंच, है ना? तो ऐसे इसी सिचुएशन में क्या होता है, अब इनके पास प्रॉब्लम क्या आती है, पहली तो कस्टमर को पैसा देना है, दूसरी आरबीआई की जो रूल्स हैं करार वगैरह, है ना, और एसएलआर, सीआरआर, ये सब जो प्रोविजंस हैं वो पूरे रखना, तो वो नहीं पूरे कर पाती है, तो जो है डिफिकल्ट सिचुएशन पड़ जाती है। अब ऐसे मौक़ों पे क्या करती है वो बैंकें, आरबीआई से पैसा लेती हैं। इस वजह से इसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। यहाँ तक बात छोड़नी नहीं है। इसकी देखो कुछ और टर्म्स रिलेटेड हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला, बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो होता है वो बैंकर टू द गवर्नमेंट होता है। आरबीआई जो होता है बैंकर टू द बैंक भी होता है।
आरबीआई लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है। इन तीनों के मतलब क्या क्या हैं ये आपको जो है पता होने चाहिए। बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई क्या करता है बेसिकली, जो स्टेट गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, इनके इनके मर्चेंडाइज अकाउंट जो होते हैं उन्हें मैनेज करता है बेसिकली, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फीचर रहता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट हमने पढ़ लिया। तो ये रहा आज हमारा 2021 का द इकोनॉमी पोर्शन, और आज हम लोगों ने अपना कमिटमेंट पूरा किया। सो होप इट हेल्प्स। और हमेशा याद रखना है यूपीएससी 0 to 1 क्या है। यूपीएससी 0 to 1 इज अ जर्नी दैट इज aspiring towards from 0 to 1. We are aspiring towards 0 to 1. That is UPSC. तो यूपीएससी आपके जीवन को 0 to 1 बना सकता है। इस वजह से हमने अपने चैनल का नाम यूपीएससी 0 to 1 रखा है। सो होप इट हेल्प्स। अब देखो मेरे हिस्से का काम ये है कि जो ज़रूरी चीज़ें उन्हें मैं बताता रहूँगा और डेली पीवाईक्यू शेयर करूँगा। मन करे आप देखिए, नहीं मन करे मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ आपको समझ में आए वहाँ देखिए, लेकिन बुक ज़रूर पढ़िए। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू सॉल्व करके जो है, अब ये हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, मतलब इनको ये लाइक खरा सोना टाइप का है। लेकिन बाहर से अगर कहीं से आप जो है टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आपका मन करता है तो करिए। मैं उनका जो है बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, बुक ही नहीं ख़त्म हो पाती है ना, उसी को रिवाइज़ नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं करता हूँ ज़्यादा। बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि जो पीवाईक्यू हैं उनको 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ कर के रिवाइज़ कर लें। रिवाइज़ करने का मतलब ये होता है हिडन चीज़ें देखना। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पंप प्राइमिंग जो था, पंप प्राइमिंग मेंशन नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट। पंप प्राइमिंग कहाँ पे, रिसेशन वाले क्वेश्चन में। रिसेशन वाले क्वेश्चन में पंप प्राइमिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये उस समय मेरे दिमाग में नहीं आया था, लेकिन आज पढ़ा मैंने तो मेरे दिमाग में आया कि पंप प्राइमिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। और पंप प्राइमिंग जो है किसने दिया, मेनार्ड कीन्स ने, तो उसको मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये होता है फ़ायदा बार बार पढ़ने का, रिवाइज करने का। एक चीज़ और, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कमेंट लिखी हुई हैं, अगर आपको दिख रही हैं तो उनको आप पढ़िए, नहीं दिख रही हैं तो कोई बात नहीं। देखो ये एक कमेंट है, इसमें क्या है कि एक वर्ड रहता है बेसिकली। आप जब आप आरबीआई की साइट में जाएंगे तो उसमें वो लोग बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा स्क्रिप्ट लिखा है, पढ़ने में दिमाग खराब हो जाता है, बट बहुत यूज़फुल रहता है। तो एक आपको मिलेगा कानून का नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है बेसिकली, हमसे यूपीएससी ये जानना चाहता है कि जो की टर्म्स हैं उनके मतलब आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये हमसे चाहता है वो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, दे आर द साइन डॉक्यूमेंट्स प्रोमिसेस टू पे टू स्पेसिफाइड पर्सन। एक साइन डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें आप प्रॉमिस करते हैं कि हम पैसा देंगे, जिसको असाइन किया गया वो डॉक्यूमेंट उसको आप पैसा देंगे। ये इसका जो नेचर होता है वो ट्रांसफरेबल नेचर होता है। आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे देंगे और उसको भी वो जा करके जो है रिडीम कर सकता है बेसिकली। एग्जाम्पल पता होने चाहिए, एग्जाम्पल पूछते हैं ये लोग। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल क्या है, चेक, मनी ऑर्डर्स, प्रोमिसरी नोट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। सो होप इट हेल्प्स। शुभ रात्रि। आज काफ़ी देर हो गया, लेकिन खैर हम लोगों ने अपना कमिटमेंट पूरा किया, सो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मी। कोई वीडियो देखे ना देखे दैट्स ओके, बट कमिटमेंट पूरा करना इज़ समथिंग दैट आई एम ट्रूली गुड एट, और उसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। सो होप इट हेल्प्स। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।